नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद होली फैमिली हॉस्पिटल के इस वक्त मैं बाहर हूं, जहां पर आज भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी फादर एक्टिविस्ट एंड स्वामी का यहां पर निधन हो गया। काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बिगड़ी तबीयत के ग्राउंड पर ही उनकी ज़मानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। अदालत में इसकी जानकारी दी गई कि उनका निधन हो चुका है। इसी अस्पताल में उनके मौत के बाद, उनके निधन के बाद तमाम सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। क्या क्या ये सवाल हैं और क्या है पूरा विवाद, आपको आगे बताएंगे। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं महाराष्ट्र की ही दूसरी बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है। पहला दिन हंगामेदार रहा। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की के आरोप में बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया और बीजेपी का आरोप है कि जो ये पूरी कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित रही। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। परंतु स्वतः राज्याचे विरोधी पक्ष नेते आणि सदस्य हे शांत होण्याच्या मनस्थितीत तर नव्हतेच, पण त्याच वेळेला या बाजूचे अनेक सदस्य आतमध्ये आले आणि माझ्या आई बहिणीवरून शिव्या देऊन आतमध्ये घुसले। आणि घुसले ते घुसले। काही सदस्यांनी त्यांना आवरण्याचा प्रयत्न केला तर जशी एखादी राडेबाज असतात, गावगुंड असतात, अशा पद्धतीचे लोकप्रतिनिधी आमच्या अंगावर तुटून पडत होते। महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन अधिकारी और शिवसेना विधायक भास्कर जाधव ने मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में बताया कि ओबीसी आरक्षण पर चर्चा के बाद जब विधानसभा को स्थगित किया गया तब बीजेपी के कुछ विधायकों ने उनके साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने भी ट्वीट कर वीडियो साझा किया जिसमें बीजेपी विधायकों को स्पीकर के चेंबर में जाते देखा जा सकता है, जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर इस मामले में बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित किया। सभागृहात पीठासीन अधिकाऱ्यांना उद्देशून अर्वाच्या भाषेत संभाषण केले, माईक व राजदंड उचलण्याचा प्रयत्न केला। वारंवार सूचना देऊनही सभागृह तहकूब झाल्यानंतर सुद्धा माननीय अध्यक्षांच्या दालनात पुन्हा एकदा सर्व सदस्यांनी गैरवर्तन केले आणि तालिका पीठासीन अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ व धक्काबुक्की केली। सभागृहाची प्रतिष्ठा मलिन करणारे अत्यंत अशोभनीय व बेशिस्त गैरवर्तन केल्यामुळे ही विधानसभा ठराव करीत आहे की यांचे सदस्यत्व 1 वर्षाकरता निलंबित करण्यात यावे। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित बताया। विधानसभा में जहां उन्होंने माना कि उनके विधायकों की ओर से गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सबने सुनी है। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सबने सुनी है किसने गाली दी है और ये सत्य बाहर भी आएगा। लेकिन उसके बाद जब बातचीत हुई, हमारे आशीष शेलार जी ने पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी क्षमा याचना भी की। अंदर जब गर्मागर्मी हुई उसके बाद हमारे मुख्य प्रतोद आशीष शेलार जी ने मामला खत्म होने के बाद बड़े दिल से, आखिर आप तालिका अध्यक्ष हैं, इसके लिए उनकी माफी मांगी। पिछले विधानसभा सत्र में जहां बीजेपी महाविकास आघाड़ी पर हावी होते हुए नजर आई थी, तो वहीं इस बार सत्र के पहले ही दिन बीजेपी के विधायकों पर कार्रवाई हो गई। सोमवार को मानसून सत्र शुरू होने से पहले जहां बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ती नजदीकियों की चर्चा की जा रही थी, तो वहीं शाम होते होते बीजेपी के 12 विधायक निलंबित हो गए। बहरहाल महाराष्ट्र विधानसभा में अब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है। अब ये देखना अहम होगा कि जब बीजेपी के इन 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है, तो क्या इसके बाद सरकार की ओर से स्पीकर पद का चुनाव सत्र के दूसरे दिन किया जाता है या नहीं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट की जांच करने वाली सीबीआई ने 42 जगहों पर इस मामले को लेकर छापेमारी की। इनमें से जो 40 जगह हैं उत्तर प्रदेश में हैं, एक कोलकाता और राजस्थान में। योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट में घोटाले का आरोप लगाते हुए सीबीआई को ये जांच सौंपी थी। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। इसे देखकर लगता नहीं कि ये यूपी के किसी शहर की तस्वीर है, लेकिन रात की रंगीन रोशनियों में आसमान में उड़ते ड्रोन की नज़रों से गोमती नदी के खूबसूरत किनारे कुछ यूं ही नजर आते थे।
लेकिन सरकार बदली तो सब बदल गया। सीएम योगी खुद एक रोज रिवर फ्रंट पहुंच गए और इससे जुड़े अफसरों को बुलाकर फटकार लगाई। बाद में इसकी जांच सीबीआई को दे दी। प्रोजेक्ट पे आरोप है कि इसमें 1531 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 1437 करोड़ खर्च हो गया, 95% खर्च हुआ, काम सिर्फ 60% हुआ। टेंडर में मनमानी की, कई काम बिना टेंडर के दिए, ब्लैकलिस्ट कंपनियों को टेंडर दिए, सस्ता काम महंगा कराया गया। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर सीबीआई ने पहला केस 2017 में दर्ज किया था, जबकि दूसरा केस अब 2021 में दर्ज हुआ है। दोनों एफआईआर में सरकारी अफसरों समेत करीब 200 आरोपी हैं, लेकिन जिन अखिलेश यादव की सरकार में गोमती रिवर फ्रंट का काम हुआ था, उन अखिलेश का दोनों एफआईआर में नाम नहीं है। सूत्रों की माने तो उनके खिलाफ जांच जारी है। सीबीआई ने आज 3 राज्यों में एक साथ 42 जगह रेड की। सिंचाई विभाग के इंजीनियर और मुख्य आरोपियों में से एक रूप सिंह के गाजियाबाद के घर रेड हुई। लखनऊ में कम से कम 17 जगह रेड हुई। इनमें ठेकेदार, सप्लायर और सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के बंगलों पर रेड हुई। गोरखपुर में बीजेपी एमएलए राकेश सिंह बघेल के घर रेड हुई। उनके भाई अखिलेश सिंह ने रिवर फ्रंट में काम किया है। आगरा में अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर नितिन गुप्ता के यहाँ रेड हुई। इटावा में कॉन्ट्रैक्टर पुनीत अग्रवाल के घर सीबीआई टीम पहुंची तो वो फरार हो गए। सीबीआई ने उनका घर सील कर दिया। बुलंदशहर में ठेकेदार और कांग्रेस नेता राकेश भाटी के घर 4 घंटे सीबीआई की रेड चली। वो इसे सियासी कार्रवाई कहते हैं। मैंने रिवर फ्रंट में काम किया था जी। वहाँ की जांच चल रही है। उस जांच के संबंध में ये लोग आए थे। मेरे घर में उन्होंने सर्च किया जी। उन्हें जो कुछ मिला नहीं और वो यहाँ से चले। गोमती नदी में 45 करोड़ की लागत से एक म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया था। इस फाउंटेन के चलने पे इससे म्यूजिक निकलता था। ये तरह तरह की शक्ल अख्तियार करता था और इस पे लेजर लाइट से रोशनी की जाती थी। आरोप है कि इसकी खरीद के लिए केंद्र सरकार से इजाजत नहीं दी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि चुनाव से पहले ये सब सियासत के लिए हो रहा है। अगर कहीं कोई शिकायत है, उस जांच का समाजवादी पार्टी समर्थन करती है, वो जांच होनी चाहिए। लेकिन जो टाइमिंग है और ईडी और सीबीआई की जो साख है कि जहाँ भी राजनीतिक संकट होता है, कहीं चुनाव होता है, वहाँ ईडी सीबीआई पहुँच जाती है। इस तरीके से इन संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लखनऊ में गोमती नदी के दोनों तटों पे 14 किलोमीटर के स्ट्रेच में बन रहा एक खूबसूरत रिवर फ्रंट एक बदसूरत विवाद का हिस्सा बन गया है। क्योंकि मामला सियासी है, इसलिए लोगों को ये शक होता है कि इसमें मालूम नहीं कितनी सियासत है और कितनी सच्चाई, और मालूम नहीं इसकी पूरी सच्चाई कभी सामने आ भी सकेगी या नहीं, या ये भी मायावती के तथाकथित स्मारक घोटाले की तरह उछलेगा और बंद हो जाएगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कोरोना नियमों की अनदेखी के चलते एक के बाद एक बाजार बंद किए जा रहे हैं। जब से अनलॉकिंग शुरू हुई है तब से बाजार में भीड़ देखी जा रही है और इस पर रोकथाम के लिए कुछ खास तरीके कोई अपनाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में इन बाजारों को बंद करके प्रशासन ने सख्त संदेश देने की कोशिश की है। पुरानी दिल्ली का मशहूर सदर बाजार, ये तस्वीरें सोमवार की हैं। शनिवार को सदर बाजार के रुई मंडी बाजार में इससे ज्यादा भीड़ रही होगी। जिला प्रशासन ने 6 जुलाई तक बाजार बंद करने के आदेश दे दिए ताकि ये इलाका सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। व्यापारियों का कहना है कि वो नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके बाजार को टारगेट किया जा रहा है। ये सारी अंदर मार्केट, इन सब मार्केटों के जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं वो यहीं रुई मंडी से होके अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनके जितने 2 व्हीलर आते हैं वो यहीं खड़ा करके ये चले जाते हैं सुबह से शाम तक। रश तो अपने आप होगा। तीसरी बात, जो अंदर माल पैक होता है इन लोगों का, वो माल जो है आके नग ढेर लगते हैं हमारे रुई मंडी में। एक्चुअली अगर आप देखो तो रुई मंडी का इतना कसूर नहीं है जितना इसको टारगेट किया जाता है। जितनी पीछे पिक्स भेजी हैं इन्होंने बिल्कुल सही कहा। पिछले साल की वो पिक्स भेज के एलिगेशन लगाते हैं रुई मंडी, पान मंडी की लेते हैं रुई मंडी, अंदर की लेते हैं रुई मंडी, एक्चुअल से टारगेट रुई मंडी। और मैं ये कहता हूँ अगर 40 फुट पे आप सोशल डिस्टेंस अगर नहीं कुछ हो पाता तो अंदर आप कैसे कर रहे हैं? 3-3 फुट की गलियाँ। इसी तरह दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर 2 का सेंट्रल मार्केट भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। दुकानदारों का कहना है कि कुछ ग्राहक लापरवाही कर देते हैं, जिसकी वजह से समस्या हो जाती है। हम लोग कोशिश करते हैं
कस्टमर को ये भी बोलते हैं कि थोड़ा सा दूर खड़े हो, हम लोग भी दूर खड़े होते हैं, लेकिन अब कस्टमर तो दिखाना ही पड़ता, कस्टमर दिखाते हैं। तो इस तरह से कोशिश करके हम अपने काम को चला रहे हैं। जनता कर रही है पालन यहाँ की भीड़ को देख के? तो देखिए 100% 99% आपको मास्क लगाए हुए मिलेंगे, तो 2-4-5% ऐसे भी लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, उनके 2000 के 3000 के चालान भी कट रहे हैं। इससे पहले पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई इलाके के पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट को 6 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर की 12 दुकानों को भी कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में 12 जुलाई तक बंद करने के आदेश दे दिए गए। व्यापारियों की शिकायत है कि बाजार में भीड़ नियंत्रित करना उनका काम नहीं, पुलिस और नगर निगम का काम है, जबकि भीड़ होने पर सजा सिर्फ उनको मिल रही है। जब दिल्ली के सभी बाजार खुले हुए हैं, सभी बाजारों की सभी दुकानें खुली हुई हैं, तो फिर भीड़ तो हो ही सकती है। भीड़ होने की संभावना को कैसे खारिज किया जा सकता है? वहीं दूसरी तरफ अगर भीड़ होगी तो कोरोना वायरस भी फैल सकता है, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि बाकायदा एक सिस्टम बनाया जाए। केवल ये कह देने से कि सावधानी बरतिए, कोरोना नियमों का पालन कीजिए, ये कहने भर से काम नहीं चलने वाला है। दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी और अपने कैमरा सहयोगी शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अब भी 77 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। गृह मंत्रालय के अप्रैल के गाइडलाइन के मुताबिक जिन जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहां रियायत और राहत नहीं बल्कि सख्ती बरतनी है। 16 राज्यों के 77 जिले अब भी चिंता का सबब बने हुए हैं। यहाँ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के 48 जिले शामिल हैं। यानी सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में 62% जिले नॉर्थ ईस्ट से हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश के 19 जिले, राजस्थान के 12, केरल और मणिपुर के 8, मेघालय के 7, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम के 4, ओडिशा के 3, असम के 2 और आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र और पुद्दुचेरी के 1-1 जिले शामिल हैं। पिछले हफ्ते 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले 71 जिले थे, जिनमें 6 और जिले शामिल हो गए हैं। वहीं 5% से ज्यादा और 10% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों की तादाद 70 है, जो देश के 19 राज्यों से है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर और हालात का जायजा लेने अरुणाचल प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में सेंट्रल टीम भी भेजी गई है। कोरोना संक्रमण की जमीनी हकीकत का अंदाजा पॉजिटिविटी रेट के जरिए ही लगता है और उसी के दम पर काबू करने की रणनीति बनाई जाती है। पर आंकड़े बताते हैं कि खतरा कुछ इलाकों तक सिमटा जरूर है, पर फिलहाल टला नहीं है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कर्नाटक में स्पेशल कोरोना टीम। कर्नाटक में करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अब ज्यादातर दुकानें खुल गई हैं। बाजारों में भीड़ नजर आ रही है और इस वजह से प्रशासन ने 54 टीमें मार्शल्स, पुलिसकर्मी और अधिकारियों की बनाई है, जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रख रही है और चालान काट रही है। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 2 महीने के लॉकडाउन के बाद जब बाजार खुला तो भीड़ बेकाबू होते दिखी। अब भी शहर में रोज 500 से ज्यादा कोरोना के मामले मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मास्क न पहनने की लोगों के पास अपनी वजह होती है। आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनना? मास्क पहनने में क्या परेशानी है? नहीं साहब, थोड़ा सर्दी के आया इसलिए साफ करने वास्ते पहना निकाला था, मैं दूसरा कुछ नहीं। आप पहनेंगे? पहनते घंटे 2 डबल है सर, डबल है। मास्क न लगाने पर लोगों का चालान काटा जा रहा है, तो वहीं जिन दुकानों पर भीड़ होती है चालान उनका भी कटता है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां काम करने वाले सुरक्षित रहें, हर इंसान सुरक्षित रहे।
लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। आए चालान काटा और चले गए। लोगों को शिक्षित करना चाहिए। लंबे अरसे तक लॉकडाउन रहा है, उसके बाद दुकानें खुली हैं। ऐसे में बाजार में भीड़ काफ़ी है, जगह जगह संघर्ष हो रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि ये विशेष अभियान उनकी हिफाजत के लिए चलाया जा रहा है। ऐसे में संघर्ष की जगह वो सहयोग का रास्ता अपनाएं। These teams are basically हमने इन सबों की तैनाती भीड़ भाड़ वाले बाजारों और ऐसी दूसरी जगहों के साथ साथ मुख्य सड़कों पर भी कर रहे हैं, ताकि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। और where the movement of the population is more. ऐसी कुल 54 टीमें बनाई गई, यानी शहर के सभी 27 विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 टीम। इस बार ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर किसी ने बदतमीजी की तो गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। 84 साल के पादरी और एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी का मुंबई के इसी अस्पताल होली फैमिली हॉस्पिटल में आज निधन हो गया। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में वो आरोपी थे। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और उनकी सेहत के ग्राउंड पर ही जमानत अर्जी डाली गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान ही वो चल बसे। वो कल से वेंटिलेटर पर थे। उनकी मौत के बाद किस तरह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मुझे बॉम्बे जाने के लिए भी अभी मजबूरी की जा रही है। This is something that is unacceptable. Accountability must be fixed and punishment must follow. मुंबई के इस अस्पताल में दोपहर 1:30 बजे के करीब फादर स्टैन स्वामी ने आखिरी सांस ली। उस समय अदालत में उनकी जमानत पर सुनवाई चल रही थी, वहीं उनकी मौत की खबर दी गई। फादर स्टैन स्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर मुंबई के इस निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। जांच के बाद पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है। कोविड से लड़ने के बाद फादर स्टैन स्वामी ठीक हुआ, लेकिन रविवार को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गया। उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। सोमवार सुबह उनको एक हार्ट अटैक आया और दोपहर को उनका मौत हुआ, ऐसे हॉस्पिटल ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया। स्वामी बार बार अदालत में अपनी सेहत का हवाला दे रहे थे। हाल की सुनवाई में उन्होंने हाई कोर्ट में कहा था, अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो मैं जेल में मर जाऊंगा। मैं रांची में अपने भरोसे रहना चाहूंगा। जेल की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मैं न चल सकता हूं और न लिख सकता हूं। किसी को मुझे खिलाना पड़ता है। उनकी मौत के बाद राजनीतिक शोक और निंदा की बारिश सी हो गई। राहुल गांधी और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी आईं, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों की ओर से भी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सामने स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी का मसला उठाया गया था। इस मातम और गुस्से की वजह यह भी थी कि स्वामी पर लगे आरोपों पर किसी को यकीन नहीं था। उन्हें कई और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भीमा कोरेगांव केस के लिए, माओवादियों की मदद के लिए और यहां तक कि पीएम की हत्या की साजिश करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी से पहले स्वामी ने एक वीडियो रिलीज कर कहा था कि माओवादियों से संपर्क के जिन सबूतों को उनके सामने रखा गया वो उनके कंप्यूटर में प्लांट किए गए थे। फादर स्टैन स्वामी के देहांत हिरासत में होने के कारण मुंबई की एक सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा। इसके बाद उनके शव को उनके दोस्त और फेलो जेजुइट फादर फ्रेजर मैस्करेनस को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद उनकी अंतिम क्रियाक्रम मुंबई में होगा, क्योंकि इस कोविड परिस्थिति में उनकी शव को अंतिम संस्कार के लिए झारखंड, जहां पे उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया है, लेकर जाना इस वक्त
मुश्किल है। कैमरा पर्सन अशोक महाडिक और अरविंद गुणसेखर के साथ मुंबई से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। और मुंबई के बांद्रा में मौजूद होली फैमिली हॉस्पिटल से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।